हेलो जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और मैं हूं मिस्टर डीसी शर्मा और मैं पढ़ाता हूं बायोलॉजी 9+12+ नीट। ठीक है ना। तो आज जो हमें चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है, ये हमारा नया चैप्टर है, मैनेजमेंट आवर रिसोर्स। ठीक। तो अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में या रिसोर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप नोट्स चाहते हैं, इस चैप्टर का भी नोट चाहते हैं और बहुत सारे जितने मैंने चैप्टर पढ़ाया है उनका भी आप नोट चाहते हैं, तो आप हमारे डीसी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारी नोट्स उसमें पढ़ती रहती है। ठीक है ना। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे डीसी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हमें मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में अध्ययन करना होता है। जैसे मान लीजिए डैम को कैसे बचाया जाए, डैम क्या होता है, फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, अपने रिसोर्स कोयल, पेट्रोल या वेस्ट या वाटर, जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब कि नेचर में उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनका यूज़ करा जाए ताकि हमारे फ्यूचर के लिए वो बेनिफिशियल रहे। यही चीज़ हमें छोटी छोटी करके पढ़नी है। तो मैं कोशिश करूँगा ये चैप्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और वही हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँगा ना नेचुरल रिसोर्स की, तो लोग कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, या आपसे कोई पूछे व्हाट इज मीन्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो आप क्या बोलेंगे। ठीक। तो देखिए इसमें लिखा गया है नेचुरल रिसोर्स इज एनी मटेरियल फाउंड ऑन एंड इन द अर्थ दैट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। इसमें लिखा गया है कि जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो धरती पे कहीं भी पाया जा सकता है और उससे अगर ह्यूमन की कुछ सेटिस्फेक्शन या नीड फुलफिल हो रहा है दैट इज कॉल्ड आर रिसोर्स। इस बात को आप सहमत होने चाहिए आपको। अगर मैं बात करूंगा नेचुरल रिसोर्स की, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने कहा देखिए फूड है, वाटर है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, एयर है, ये सारे के सारे रिसोर्स। आइए रिसोर्स के बारे में एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। तो अगर हम रिसोर्स के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें और जानने को मिलेंगी। तो इसमें देखिए टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स में देखिए यहाँ सन है। सन भी एक तरह का रिसोर्स है, हमें उसे सनलाइट मिलती है और सनलाइट से प्लांट का बहुत बड़ा रिलेशन बनता है, आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस। फॉरेस्ट से भी हमारा लेन देन होता है, वो भी हमारी तरह एक तरह का रिसोर्स का काम करता है। रॉक ये भी हमारी तरह एक तरह का रिसोर्स है, हमें रिसोर्स मिलता है। मिनरल्स, एनिमल, एयर, ऑयल, वाटर एंड सोल, जितने भी चीज़ें हैं इनसे हमारा फायदा होता है। दैट इज ऑल कॉल्ड एज आर रिसोर्स। ठीक। अब आगे अगर हम चलने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें एक चीज़ पढ़ने को मिलेगा, उसका नाम होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता सकता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है फ्यूचर को देखते हुए हम अपने प्रेजेंट की चीज़ों का इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन तक वो बचा रहे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कोल है, जैसे पेट्रोलियम है। इसका मतलब ज़्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए लगाया जाता है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन की बात करूंगा ना सिंपली, तो इसको देखिए इसमें लिखा गया, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि हमारे नीड्स अप्रूव हो, हमारे नीड्स फुलफिल हो, बट टेक केयर करते हुए प्रेजेंस के फ्यूचर के जनरेशन को। जैसे हमने कहा मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ बनती है, वाटर से बनती है या विंड से बनती है, या मान लीजिए आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो अगर आप उसको अच्छी तरह से यूज नहीं करोगे, जैसे मैंने कहा आप फैन चला रहे हो ज़्यादातर चला, टीवी ज़्यादा चला रहे हो, आपको काम भी नहीं, फिर भी आप उन चीज़ों का यूज़ करो, तो उससे क्या होगा, रिसोर्स हमारे कम होते जाएंगे। बिकॉज जैसे कोल हुआ, पेट्रोल हुआ, पेट्रोल आपको घर पे ही जाना है, मान लीजिए थोड़ी दूर में जाना, फिर भी आप बाइक से जाते हो, तो बाइक से आप जहाँ आप पैदल जा सकते हो, जहाँ आप बाइसिकल से जा सकते हो, वहाँ बाइक का यूज़ करो, तो वहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स ज़्यादा यूज होंगे ना। तो अगर रिसोर्स हमारे खत्म हो जाएंगे पेट्रोल, तो हमारे फ्यूचर के लिए नहीं बचेंगे। और वैसे भी पता है आपको इंडिया में जितने भी पेट्रोल की मार्केटिंग की जाती है, वो कहाँ से पेट्रोल आता है, वो पेट्रोल हमारा कहाँ से आता है, विदेश से आता है। ठीक है ना। तो ये सारे रिसोर्स है, इन रिसोर्स को हमें बचाना होगा, और अगर हमें उनको बचाना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर हमें अपना काम करना होगा। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि अपने हम फ्यूचर के
प्रेजेंट के नीड्स को देखते हुए फ्यूचर की जनरेशन तक वो चीज़ बनी रहे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स का मतलब कि रिसोर्स का प्री प्लान से यूज करना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। छोटी सी कहानी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं बात करूंगा ना कि नेचुरल रिसोर्स दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो दोबारा इस धरती पे आ जाता है, और नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो दोबारा धरती, अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गया, अगर एक बार खत्म हो गया दोबारा नहीं आएगा। रिन्यूएबल में कौन आता है? प्लांट्स हुआ, एनिमल हुआ। एनिमल अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो तुरंत बन सकते हैं, समझ। लेकिन अगर जैसे उन्होंने कहा मिनरल्स की बात करें, फॉसिल फ्यूल की बात करें, सॉइल्स की बात करें, तो इनको बनने के लिए बड़ा टाइम लगता है। तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, इनको आगे हम और पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार और। तो देखिए, अगर नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे तो हमें दो चीजें पढ़नी होती है, एक होता है इनएग्जॉस्टेबल, एक होता है एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल देखिए लिखा गया है कि प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, तो कहा है इनएग्जॉस्टेबल का मतलब जो चीजें, ये लिखा है प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। एग्जाम्पल है एयर और वाटर। तो एयर वाटर क्या है? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, क्योंकि ये अनलिमिटेड क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इनको कितना भी खर्च करा जाए ये खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन अगर बात करें एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ये जल्दी खत्म हो सकते हैं, जैसे होता है पेट्रोल और कोल। तो अगर हम पेट्रोल और कोल की बात करेंगे ना, तो पेट्रोल कोल ये इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स में आते हैं, सॉरी, ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्स में आते हैं, जल्दी खत्म हो सकते हैं, इसलिए इनको हमें बचाने की जरूरत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये द 3R एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी चैप्टर में बताया था, इसमें बताया था कि अगर हमें मैनेजमेंट करना है अपने रिसोर्स का तो 3R को फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन भी बनता है 3R क्या, तो बोलेंगे 3R का मतलब होता है 3R, और 3R में 3R है। एक R का मतलब रिड्यूस, एक R का मतलब रीयूज, और एक R का मतलब है रिसाइकल। तो इसमें देखिए लिखा है रिड्यूस का मतलब होता है मिनिमाइजिंग जनरेशन ऑफ वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, अवॉइड अननेसेसरी परचेजिंग, पैकिंग एंड मिनिमाइज रिजेक्ट। कह रहे रिड्यूस का मतलब होता है कि हम क्या करें, बहुत सारे वेस्ट ना निकालें, ज़्यादा चीज़ों को पैकिंग ना कराएं, ज़्यादा चीज़ों को परचेजिंग ना करें, मिनिमाइज करें, सारी चीज़ों को हम निगलेक्ट करें। तब हम भाई जैसे कहा जूता आप जब लेने जाते हो तो अब क्या करो, उस आपको डब्बा तो मिलेगा, तो डब्बे को तो आप फेंक दोगे। तो कह रहे इन सब वेस्ट को आप रिड्यूस करिए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस। आया रीयूज का मतलब उसी सामान को दोबारा आप यूज कर लिए किसी भी मेथड। जैसे हमने कहा आपने साड़ी का डब्बा लाया, साड़ी खरीद, साड़ी तो आपको यूज हो जाएगी, लेकिन डब्बा कहाँ हो, तो डब्बे को कोई आप क्राफ्टिंग कर सकते, कुछ बना सकते हो, वो रीयूज हो गया। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, या रिकवर का मतलब क्या होता है कि डिस्कार्डेड आइटम देयर पार्ट्स आर यूटिलाइज एज इनपुट फॉर अदर प्रोडक्ट प्रोसेस। तो कह रहा है कि जो डिस्कार्डेड मटेरियल होते हैं जिनका यूज नहीं होता, उनको हम फिर से मिल में जाकर उनका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको दूसरा प्रोडक्ट बना के हम यूज कर सकते हैं। तो 3R बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 3R क्या होता है, तो 3R आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ही इस दुनिया में अगर एक बार खत्म हो गए तो कम से कम बहुत साल लगेंगे, 300 साल लग जाएंगे, बहुत सारे 3 मिलियन ईयर लग सकते हैं, तो बहुत सारे ईयर लग सकते हैं उनको बनने के लिए, तो उनको हमें बचाना पड़ेगा। तो किस तरह से हम बचा सकते हैं, देखिए लिखा गया है कि सेविंग और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किस तरह से बचा सकते हैं। तो पहला है फ्यूल इफिशिएंट कार मोर माइल्स गैलन। तो कह रहा है कि आप ऐसी कार का यूज़ करिए जो फ्यूल कम ले, जैसे CNG हुआ है ना, पेट्रोल डीजल की यूज़ ना करें, CNG का यूज़ करें। फिर लिखा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कम यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें। जैसे कहा आपको अपने कहीं जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रेन हुआ, पब्लिक बस हुआ, इसको आप यूज़ करेंगे तो तेल बचेगा, नहीं तो अपने खुद से गाड़ी से आप जाएंगे तो तेल तो ज़्यादा ही लगता है ना। फिर कहा वॉकिंग राइडिंग बाइकिंग इंस्टीड ऑफ कार। तो कह रहा है कि आप चलिए, बाइसिकल चलाइए, कार को छोड़ कार मत चलाइए, आप तेल लगेगा भाई, रिसोर्स में डालना पड़ेगा फिर से वही। आप लाइट व्हेन नॉट यूजिंग देम। तो कह रहा है कि जब लाइट की जरूरत ना हो, ये भी तरह का रिसोर्स है, जब उनकी जरूरत ना हो तो उनको ना जलाए, कि नहीं लाइट की ज़रूरत नहीं है फिर भी आपके रूम में लाइट जल रहा है, जिसका आवश्यकता ना हो। ये सारे हमारे रिसोर्स हैं, अगर हम इनको यूज़ करेंगे, अगर इनका हम बेनिफिशियली ध्यान रखेंगे तो हमारे रिसोर्स हमेशा बचा रहेगा। और रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए 3R होते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ये मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए आगे आता है वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, काज, इफेक्ट एंड सोल्यूशन। तो इंडिया में वाटर पोल्यूशन क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। जब अनडिजायरेबल वेस्ट हमारे वाटर में, रिवर में गिरने लगते हैं किसी इंडस्ट्री के द्वारा या किसी बिजनेस फैक्ट्री के द्वारा,
या कूड़े करकट उसमें फेंके जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है आपको पता चल गया होगा। लेकिन अगर मैंने बात करा वाटर साइकिल की तो मैं आपको बता देता हूँ वाटर साइकिल क्या है। देखिए इसमें लिखा गया है वाटर साइकिल एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो वाटर साइकिल होता है इसका मतलब ये होता है कि जो वाटर होता है इसका जो मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर से लेके अर्थ तक उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। और ये 3 फॉर्म में होता है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन। किसके फॉर्म में? इवोपरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन। तो इवोपरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, ये आपको नहीं पढ़ना लेकिन मैं बता देता हूँ। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि फिर से जो वाटर वेपर है फिर से लिक्विड बन जाए तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इवोपरेशन का मतलब होता है पानी गर्म होकर भाप बन जाए, दैट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इनको ज़्यादा में पढ़ना नहीं है। और जो पानी होता है उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो वाटर होता है 3 स्टेट में जी सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, छोटी सी बातें हैं। देखिए व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है इस चीज़ को हमें समझना है। तो अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो बोलेंगे कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज जैसे लेक, रिवर, ओशियन, एक्वीफर्स, ग्राउंड वाटर वेरी ऑफ्टन बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो कहा जब कंटामिनेशन होने लगता है पानी का, चाहे वो नदी का पानी हो चाहे लेक का पानी हो, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, ह्यूमन के कार्य करने के द्वारा ये तब होता है जब पॉल्यूटेंट जैसे पार्टिकल्स, केमिकल्स और सब्सटेंस जो होते हैं पानी के अंदर आते हैं। तो क्या हो जाता है वो वाटर जो बॉडी होती है पूरा कंटिमिनेट हो जाती है, पूरी तरह से गंदी हो जाती है। तो उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ये बहुत सारा हार्मफुल होने लगता है एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी और एक्वेटिक एनिमल के लिए जो उसमें रहते हैं। इस बात को आपको समझ में आया गया हो। चलिए फॉलोइंग आर द 4 वेज टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। तो कह रहा है वाटर पोल्यूशन को अगर आपको बचाना है तो बहुत सारे मेथड है, आप ऐसा कर सकते हैं तो मे बी वाटर पोल्यूशन ना हो। चलिए पहला है केमिकल इंडस्ट्रीज विच पॉल्यूट द वाटर मोस्ट शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम द रिवर्स एंड वाटर रिजर्वर्स। कह रहा है कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं या दवाओं की इंडस्ट्री होती है इनको वाटर जहाँ पानी है या वहाँ नदी है वहाँ से इनको दूर बनाया जाए, उनके नज़दीक इनको ना रखा जाए। मतलब कि वाटर बॉडी से दूर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है केमिकल इंडस्ट्री। दूसरा है वेस्ट वाटर इंडस्ट्री शुड नॉट बी डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ इन द रिवर। तो कह रहा है जो वेस्ट वाटर होती है, जिनका पानी वेस्ट होता है, इंडस्ट्री अपनी वेस्ट वाटर को सीधे नदी में न डाले, उसको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के जरिए उसका ट्रीटमेंट करें, फिर पानी को एरीगेशन में उसका यूज़ करें तो बेहतर है। ठीक। अब कह रहा वाटर ऑफ इंडस्ट्री शुड नॉट ओनली बी प्यूरिफाइड बट आल्सो यूज फॉर इरीगेशन। तो कह रहा है कि वाटर जो इंडस्ट्री को हो तो प्यूरिफाई ही ना किया जाए, उसको एरीगेशन के लिए भी यूज़ करा जाए। कि नहीं इंडस्ट्री वाले ने कहा कि हाँ भाई मैं अपनी पानी को प्यूरिफाई करके छोड़ देता हूँ। भाई प्यूरिफाई करके छोड़ने से कोई पिएगा थोड़ी ना, उस पानी को आप क्या करिए इरीगेशन में दे दीजिए, इरीगेशन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपना पानी ले ले उसको, तो बेहतर हो जाता है। पीपल शुड नॉट बी बाथ इन द रिवर एंड शुड नॉट बी वॉश देयर क्लॉथ इन द रिवर। यही तो खतरनाक बात है। भाई नदी आ गया तो डब्बा लेके चले जाएंगे, लाओ ये सब कुछ कर लेते हैं, नहा भी लेंगे, कपड़े भी धो लेंगे, अपनी भैंस को भी नहवा लेंगे, कुत्ते को भी नहवा लेंगे, उसमें सबको नहवा देंगे, पूरी दुनिया गाँव वाले सारे लोग आ जाएंगे, है कि ना। तो ये सारी चीज़ें नदी में अगर ऐसा होगा, लोग कपड़े धोने आएंगे तो भाई वेस्ट तो होगा ही, क्यों नहीं, कपड़े से गंदगी निकलेगी सारी। तो ये कह रहा है कि लोगों को नदी में नहाने ना दिया जाए। तो ये कोई मानेगा कि नदी में ना नहाए बिना परमिशन के सब जम दे पूछ जाएंगे, कोई कहाँ मानने वाला है। चलिए अब आते हैं, पूछा जाएगा कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर कैसे चेक कर सकते हैं। तो बताएंगे बाय प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एंड पीएच ऑफ वाटर। दो चीज़ों के ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वाटर पानी गंदा है या कंटामिनेटेड है नहीं। तो बोलेंगे बाय प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एंड पीएच। अगर पीएच ज़्यादा है वाटर का तो हम कह देंगे कि ये पीएच अगर ज़्यादा निकला पानी का, पीएच स्केल पे रखेंगे तो उसका पीएच हाई अगर रहेगा, है ना, तो हम बोलेंगे ये वाटर कंटामिनेटेड है। और अगर उसमें कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला तो वही बोलेंगे ये वाटर कंटामिनेटेड है। तो रिवर कंटामिनेटेड है या नहीं, दो चीज़ बता सकते हैं, एक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और एक पीएच बता सकता है। आइए कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट द एनवायरमेंट एंड इन द फेसेस ऑफ ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल एंड ह्यूमन। तो कह रहा है कि जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है ये एनवायरमेंट भी होता है और जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे जानवर हो, उनके फेसेस में गंदगी में भी प्रेजेंट होता है। तो गंदगी भाई जब करेंगे तब तो पानी में मिलेगा ना, है ना। तो हाउएवर देयर प्रेजेंस इन ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेट दैट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन कुड बी इन द वाटर सिस्टम। तो इनके प्रेजेंस से ये पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे हैं, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ये डिजीज काज करता है, ठीक है ना। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से हम पता कर सकते हैं कि
वाटर कंटामिनेटेड। अरे भाई, जब मलमूत्र जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि मलमूत्र ह्यूमन में ही पाया जाता है, और जब ह्यूमन की एक्टिविटी ज़्यादा रिवर में होगी तो ह्यूमन की मलमूत्र तो जाएंगे, तो इनके मल में भी तो पता चल जाएगा ना कि ये क्या चीज़ है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। उन्हीं के तो भाई सीधे पॉल्यूटेड नहीं हो जाएगा, है कि ना। जैसे हमने कहा मुंबई में गटर होते हैं, तो गटर में सब कुछ जाता है उनकी, तो उसमें भी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिलेगा, तो इससे पता चल जाएगा। अब आते हैं पीएच के बारे में। पीएच लेवल ऑफ द वाटर इज रिवर लेक। यदि कह रहा है कि जो पीएच लेवल होता है वाटर का, रिवर का, लेक का, इंपॉर्टेंट टू द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। तो कह रहा है कि अगर पानी का पीएच लेवल बढ़ गया तो हम बोलेंगे कंटामिनेशन ऑफ वाटर है, पानी गंदा है। लेकिन अगर पीएच बढ़ गया ज़्यादा तो प्लांट्स एनिमल के लिए बड़ा नुकसानदायक है, और उससे प्लांट्स एनिमल मर सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को तो हमने क्या बोला, कंटामिनेशन जो वाटर होता है वो दो तरीके से चेक हो सकता है। पहला पीएच से चेक कर सकते हैं, और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से चेक कर सकते हैं। दोनों अगर प्रेजेंस हैं तो हम कह सकते हैं वाटर इज आ कंटामिनेटेड, ठीक। अब आएंगे, आपने सुना होगा चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको मूवमेंट क्या है, इसका मतलब होता है चिपकना, है ना। तो चिपको मूवमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत जास्ती हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि चिपको जो मूवमेंट था, इसमें देखिए लिखा गया है हिंदी में कि चिपको आंदोलन क्या था और कैसे इसने पूरे देश में पर्यावरण के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सही बात है। चिपको मूवमेंट क्या था यह मैं आपको बताता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट था लोकल विलेज के बारे में और लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। इसका मतलब चिपको मूवमेंट क्या था, मैं आपको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या था, लोग चिपको जो मूवमेंट था ये क्या होता है, जैसे आज जंगल था बहुत बड़ा, तो उसमें लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया कि जाइए आप पेड़ काटिए, ढेर सारे पेड़ काटिए। तो चिपको मूवमेंट में क्या हुआ कि भाई जंगल में आदमी भी तो रहता है, कुछ लोग का जंगल ही घर है, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट में इन लोग कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया, ये लकड़ी काटने लगे। अब जब लकड़ी काटने लगे तो जो विलेजर्स थे उनके हस्बैंड तो काम करने चले गए, फिर जो महिलाएं बची उनको लगा कि ये सारे फॉरेस्ट को काट देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर तो यही है, हमको इससे लकड़ियाँ मिलती था, हमको पत्तियाँ मिलती थी, हमारा फायदा तो इसी से हमें खाना, फल जो भी मिलता था, दवाइयाँ, ये उनके लिए वही अपने पेड़ ही थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनके पति लोग चले गए तो ये क्या कि जब कॉन्ट्रैक्टर काटने जा रहे तो उन्होंने क्या किया, पेड़ को पूरे से घेर के और उन्होंने कहा कि आ जाओ भाई हमारे को भी काट दो, इसके साथ मेरा भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी की जान पेड़ से बड़ी है, तो कॉन्ट्रैक्टर लोग भी निर्दयी नहीं थे, दयावान थे। तो उन्होंने मतलब कि बहुत सारी औरतें थी, एक नहीं, एक दो चार नहीं, एक से थोड़ी डरेंगे, बहुत सारी औरतें थी। उनका मतलब नाम मुझे उनकी संख्या नहीं याद है, अमाउंट नहीं याद है, तो बहुत सारी औरतें थी। तो उन्होंने क्या किया, इसको काटने नहीं दिया, मतलब काटने से रोका। कैसे, पेड़ को घेरने की वजह से। तो इसी को बोलते हैं चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का मतलब वो पेड़ से चिपक कर ऐसे हाथ बात के, देखिए इसमें दिखाया गया डायग्राम में, ऐसे कर चिपको आंदोलन, इसीलिए चिपक के पेड़ को चला गया। इसमें एक मिस्टर सुंदरलाल भगौना का भी नाम आता है, बहुत अच्छे थे, इनके वजह से सब कुछ हुआ था चिपको आंदोलन। इसको हग द ट्रीज मूवमेंट भी कहते हैं। लेकिन हमने अगर बात करी ना चिपको मूवमेंट कहाँ से आया था, किस तरह तो बढ़ा, कि जो चिपको मूवमेंट आया था ना ये रेनी विलेज से आया था। कहाँ से आया था, रेनी विलेज से, और वो ये गढ़वाल में है, ये उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट है और ये हिमालय में पाया जाता है। तो बोले कि चिपको मूवमेंट आया था तो हुआ था तो रेनी गांव में, ये इसका जिला है गढ़वाल, और गढ़वाल पड़ता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड पड़ता है हमारा हिमालय में, ठीक है ना। इसी में जो औरतें थी उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण किया था इस चिपको मूवमेंट पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है ना। मतलब लोडिंग कंट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था, उनसे उन्होंने पेड़ को काटने नहीं दिया था। उन्होंने सीधा कहा था भाई अगर तू पेड़ कटेगा तो हमारे को भी कट ले। दम कैसे था उनके पास, बेचारे घूम गए। तो ये था हमारा चिपको मूवमेंट, है ना। तो चिपको मूवमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोकल विलेजर्स एंड द लॉजिंग कॉन्ट्रैक्टर, women of the village stopped filling up trees by the hugging them. Contractor had to the reverse the action. कह रहा है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक आंदोलन था लोकल विलेजर से और लॉजिंग कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। जब वो पेड़ को काटने आ रहे थे तो उन्होंने उसको घेर के चिपक गए, और इसके नाते जो लोडिंग कंट्रैक्टर थे उनको अपना एक्शन रिवर्स लेना पड़ा और वो चले गए लौट के। तो वुमेन प्रोटेक्टिंग द ट्रीज बाय द हगिंग देम, ठीक है ना, उन्होंने उसको हैक करके बचाया।
The movement quickly gained popular and media attention and forced the government to rethink the management of the forest resource. इस मूवमेंट के नाते पूरी मीडिया हिल गई, पूरा गवर्नमेंट हिल गया और इस बात पे गवर्नमेंट को चर्चा करना पड़ा कि हमें फॉरेस्ट के रिसोर्स को बचाना जरूरी है। चिपको मूवमेंट भाई मजाक बात ना सा है, समझ में आया ना। और लोकल पीपुल ने इक्वल मैनेजमेंट करा अपने नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए। यहाँ तो लोग को अपनी ज़िंदगी की नहीं परवाह है, तो दूसरे की ज़िंदगी कौन परवाह करेगा, कोई नहीं करता है, नॉट। तो चिपको मूवमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। पूछेगा चिपको मूवमेंट क्या है, बस इतना ही आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बेस्ट है। आते हैं अब हम खेजरी ट्रीज के बारे में। खेजरी ट्रीज क्या था उसकी कहानी बता देते हैं। 1731 का जमाना था। 1731 में एक कम्युनिटी थी, बिश्नोई कम्युनिटी, राजस्थान में थी, जिला था जोधपुर, राइट, और गांव का नाम था खेजरली विलेज, और उसमें पेड़ थे बहुत सारे खेजरी ट्री। तो उसमें क्या था, एक औरत थी जिसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, और उन्होंने 363 पीपल को लेके उस खेजरी ट्री को बचाने की कोशिश करी और बचा भी लिया। बहुत लोग की मौत भी उसमें सेक्रीफाइस कर दिया, आप लोग मार लो भाई। राजा एक था, नाम नहीं पता मुझे, राजा ने कहा कि हमको अपने महल के लिए कुछ चीज़ें बनाने, फर्नीचर के या कुछ दरवाजे बनाने हैं, तो क्या करो आप, खेजरी ट्री से मैं बनवाऊंगा, क्योंकि खेजरी ट्री लोग उनके लिए पवित्र था, जैसे हमारे लिए तुलसी होता है, उनके लिए पवित्र था। तो उन्होंने कहा जाओ काटो, तो उनके भाई लोग गए काटने के लिए। अब जब काटने के लिए गए तो अमृता देवी उन्होंने बोली कि भाई क्यों काट रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे लिए पवित्र, हम इसको पूछते हैं, आपके राजा जी को फर्नीचर चाहिए तो किसी और लकड़ी का लगवा लो। नहीं नहीं, रज्जा ने बोला है मेरे को तो खेजरी ट्री चाहिए। उनके नौकर भी भड़क गए, अमृता देवी भड़क गई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, अगर इसको आप काटोगे ना तो मेरे को भी काटो। और उनके साथ 363 लोगों ने भी अपनी जान दे दी, सेक्रीफाइस कर दी। और इसका मतलब खेजरी ट्री को बचाने के लिए, और जो इतने लोगों ने सेक्रीफाइस करा तो पूरा देश, उसका राज्य पूरा धाम गया भाई। इतने लोगों ने पेड़ के लिए सेक्रिफिकेशन करा, और उसी के नाते गवर्नमेंट इंडिया ने अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में सबको देती है। क्या, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड मिलता है, समझ में आया ना। तो ये चीज़ें इसकी कहानी थी। आप इसमें जो स्क्रीन में देखिए लिखा होगा, आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने इसी को बताना, कहानी यही है भाई। हाँ, सारी कहानी यही है, आपको समझ में आ चुका होगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसके बारे में, क्योंकि ये कहानी है। और इसी के अब हम चलते हैं इसी के बारे में, तो समझ में आया ना। तो ये खेजरी ट्री की कहानी थी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में पूरा आ चुका होगा, इसमें कोई आपका डाउट भी नहीं होगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि किसी को और एक अच्छी नॉलेज मिल सकती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।